यार मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में स्टार्टिंग में जब मैं मॉक टेस्ट देता था तो मैं सोचता था कि मेरे बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 क्यों नहीं आ रहा है। और मेरी हाफ ऑफ दी प्रिपरेशन जर्नी बीत चुकी थी और मुझे तब पता लगती है कि मुझे एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, या फिर यूँ कहूँ कि उसके स्टेटमेंट्स को याद कैसे रखना होता है, ये मुझे पता ही नहीं था। आता ही नहीं था मुझे कैसे करना होता है। तो इसी के सॉल्यूशन के लिए मैं कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था जिसमें मुझे ये वाली बुक मिलती है। और फिर इस बुक देखो, एनसीईआरटी के बाहर कुछ आना नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन सबका 360 और 360 नहीं आता है। लेकिन इस बुक ने मुझे सिखाया कि एनसीईआरटी पढ़ी कैसे जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी से कुछ बाहर आ जाएगा, नहीं, एनसीईआरटी से ही आपके 360 आउट ऑफ 360 आएंगे। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ 90% लोगों को पता ही नहीं है एनसीईआरटी की बुक को पढ़ा कैसे जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको अपने सारे रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा, प्लस उनको कैसे यूज़ करना होता है, उनका सही यूज़ बताऊंगा, जिसकी वजह से मैंने बायोलॉजी में नीट 24 में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया था। तो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आदित्य सिंह और इस बार मैंने नीट 24 में 680 मार्क्स स्कोर किया था। तो यार स्टार्ट करता हूँ मैं फिज़िक्स से। जैसे मैं अगर टीचर की बात करूँ तो मैंने एमआर सर से अपनी फ़िज़िक्स करी थी, जिनके नोट्स तो बहुत ही बेस्ट होते हैं, मतलब उसमें कोई कमी रहती नहीं है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं और से तो क्वेश्चन करने होते हैं। एक तो आपकी हो गई डीपीपीज़ आपको मिलती हैं, वो सभी करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करता था। एक बुक थी एमटीजी फिंगर टिप्स करके, जिसमें 100 टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मेरी डीपीपी हो गई, मेरा रिवीजन हो गया, उसके बाद मैं उसमें से टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। और ये चीज़ें मैं 2 सब्जेक्ट्स के लिए करता था, फिज़िक्स में और फिज़िकल केमिस्ट्री में। और बहुत ज़्यादा सा टाइम टेकिंग भी नहीं होता था, आधे घंटे एक्स्ट्रा लगते थे और मतलब हो जाता था अच्छे से। और बात करूँ मैं तो नोट्स हो गए और ये जो बुक हो गई, उसके बाद जो मेरा प्राइमरी रिवीजन सोर्स था फिज़िक्स का, वो था मेरा शॉर्ट नोट। और मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट नोट के अपने वो दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, लोग कहते हो कि फिज़िक्स में इतना ज़्यादा नोट्स हो गया, बहुत लोग कहते हैं कि सर कैसे पढ़ें, रिवाइज़ ही नहीं होता इतना, मतलब 3-4 चैप्टर में कॉपियाँ भर जाती मोटी-मोटी। ये दिखाता हूँ आपको, इतनी पतली, बहुत पतली सी कॉपी, मैं कैसे दिखाऊँ तुमको, इतनी पतली सी कॉपी है और इसमें मेरी पूरी 11th-12th की फ़िज़िक्स आ रखी है। जो ये है मेरे शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और मतलब इसमें लगभग 2 पेजेस में मैंने ग्रेविटेशन जैसे चैप्टर्स को लिखा है और एक भी टॉपिक उसमें छोड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स था, जिसकी वजह से मैं आधे घंटे में लगभग बड़े से बड़ा चैप्टर रिवाइज़ कर लेता था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है रिसोर्स आपके फिज़िक्स में, और यही ऐसे ही मैंने फिज़िकल केमिस्ट्री का भी बना रखा था। अब आता हूँ यार, मैं केमिस्ट्री में मेरे जो टीचर थे मैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो मैं पहले फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में बताऊँ तो मैं अमित महाजन सर से पढ़ता था। यार ही इज़ अ फिनोमिनल टीचर। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री किससे पढ़ें। मेरे लिए भी केमिस्ट्री पूरा सब्जेक्ट ही एक बहुत बड़ा डाउट था 11th में 12th में। लेकिन जब मैंने अमित महाजन सर के लेक्चर्स देखने चालू किए और मैंने जो पहला चैप्टर मेरा मोल कॉन्सेप्ट, जो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चैप्टर था कि मोल क्या होता है, मतलब एक होता है ना कि फील ही नहीं आ रही थी कि ये पढ़ा क्या रहे हैं इसमें केमिस्ट्री में। उनसे पढ़ने के बाद मुझे पता लगता है कि भाई केमिस्ट्री को भी अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ा जा सकता है। तो आप उनको ज़रूर प्रेफ़र करो। वो उनसे बेस्ट टीचर तो शायद मैंने तो नहीं देखा अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री का। आप उनको प्रेफ़र कर सकते हो और लिटरली बिलीव मी, उनके कराए गए नोट्स में क्वेश्चन इस बार भी नीट में डायरेक्टली आए हैं। और वो तो जेईई के टीचर्स हैं और आपको थोड़ा अपलिफ्ट भी करते हैं, अच्छे क्वेश्चन पे भी ले जाते हैं। तो ही इज़ द बेस्ट टीचर फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री। और बात करूँ केमिस्ट्री में रिसोर्सेज की तो वही एमटीजी से मैं फिजिकल केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस डीपीपी वगैरह के बाद में लगा लेता था। और नोट्स जो मोल कॉन्सेप्ट वगैरह के सब कुछ बड़े बड़े नोट्स से पहला पढ़ा, फिर शॉर्ट नोट से पढ़ने लगा। बात करूँ मैं ऑर्गेनिक की तो मैंने ऑर्गेनिक पंकज सर से करी थी। और पंकज सर से ऑर्गेनिक करने का फ़ायदा ये मिला कि वो रिविज़न बहुत अच्छा कराते थे। देखो, ऑर्गेनिक इज़ टोटली बेस्ड ऑन द रिविज़न। आपका ऑर्गेनिक में जितना अच्छा रिवीजन रहेगा, आप जितना ज़्यादा याद रख पाओगे, उतना वो बेटर होता है। वो एक पीएसएस करके एक चीज़ कराते थे पंकज सर स्पेशल करके, जिसमें वो पूरा एक चैप्टर का माइंड मैप ड्रॉ कर देते थे और उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी, ठीक है। तो आप उनको प्रेफर कर सकते हो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और ऑर्गेनिक में मैंने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, कुछ चैप्टर्स के बनाए जैसे हाइड्रोकार्बन वगैरह के, बट मैं कहूँगा कि आप नोट से ही पढ़ो, क्योंकि यार रिएक्शंस ही लिखी होती हैं तो आप पढ़ सकते हो उससे। और इनऑर्गेनिक में भी मैं प्रेफर करूँगा कि आप शॉर्ट नोट्स ना बनाओ। और कुछ लोग पूछेंगे कि क्या आपने केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो मैं आपको बताता हूँ यार, देखो कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनकी एनसीईआरटी पढ़नी इंपॉर्टेंट, जैसे डी एंड एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी। क्योंकि आप देखोगे डीएनएफ ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत ही बेहद कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। आपको ना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक मैम है जिससे मैंने लास्ट में डीएनएफ ब्लॉक पढ़ा था, तो आप उन मैम को ज़रूर देखना और उनसे उनकी कराई गई केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आप प्रेफर कर सकते हो। क्योंकि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी कई बार ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है समझना, इट इज़ नॉट लाइक बायो की एनसीईआरटी। तो आप उनसे समझोगे, आपको लिटरली बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, मतलब वो पूरा निचोड़ के रख देती है एनसीईआरटी को।
वो मतलब पीडब्ल्यू की नहीं है, मैंने यूट्यूब पे ही उनको देखा था, तो बहुत बढ़िया पढ़ाती है मैम। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद मैं अगर बात करूँ अपने बायोलॉजी की, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, क्योंकि इसमें अगर 360 और 360 आएगा, तो मैं आपको लिटरली बताऊँ, जैसे इस बार रैंक इन्फ्लेशन हुआ ना, जहाँ पे 680 पे कुछ लोगों की रैंक 10,000 है, वहीं पे मेरी रैंक 8,000 के लगभग है। रीज़न इज़ कि बायो में अगर आपका स्कोर ज़्यादा रहता है तो आपकी रैंक ऊपर आती है। तब तो यार फिर 2025 में भी बायो में फुल स्कोर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले मैं टीचर की बात करूँगा। बॉटनी में मेरे टीचर थे ऋषभ चौबे सर, फ़ेनोमेनल टीचर हैं। हाँ, ये आपको, अगर आप उनसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये एनसीईआरटी पूरी नहीं, देखो उनका एक तरीका है जो मुझे अच्छा लगता है कि पूरी पोथी लिखवा देना इज़ नॉट द थिंग। आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही है। आप सोचोगे कि नोट्स में ही पूरी एनसीईआरटी मिल जाए, नहीं। लेकिन हाँ, वो आपको जिस तरीके से वो चैप्टर कंपाइल करते थे, मज़ा ही आता था, और विद रिविज़न वो पढ़ाते थे। और दूसरा, वो बैच में नहीं थे जिनसे मैंने पढ़ा था, मनीष दुबे सर ज़ूलॉजी पढ़ाते थे, उनसे मैंने यूट्यूब पे पढ़ रखा था। और एक यहाँ पे आपको पॉइंट बताऊँ कि मैंने बायोलॉजी का सिलेबस जो है अपना ना, इसी के चलते मैंने दिसंबर जनवरी में ख़त्म कर लिया था। बाकी सिलेबस जो था मेरा फ़ेब तक ख़त्म हो गया था। बात करूँ मैं बायोलॉजी में रिसोर्सेज़ की, तो अब आती हूँ वो जो बुक की मैंने बात करी थी उस बुक के बारे में। इस बुक का यार नाम है बायो हैक, जो कि भैया पार्थ गोयल भैया की है। मैंने बीच में एक वीडियो देखा था, उससे मैंने ऑर्डर किया था। और इस बुक में ना यार तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स करके एक चीज़ें मिलती हैं। अब जब तुम वो गैप देखोगे, तुम्हें पता लगता है कि हाँ, मुझे यही वर्ड याद रखना था। तो तुम्हें एक मतलब शब्द कौन सा याद रखना है, फिर कौन सा सेंटेंस इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एनसीईआरटी का, वो तुम्हें इस बुक से पता लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी छोड़ दो, सिर्फ इसको पढ़ो, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में अभी के समय पे इसका यूज़ करो, थोड़ा सा यूज़ करना सीखोगे ना, आपको एनसीईआरटी पढ़नी आ जाएगी कि हाँ, मुझे इन सभी टॉपिक्स पे ध्यान देना है और इस स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है। और मैं एक एनसीईआरटी में ये ट्रिक यूज़ करता था, जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि एनसीईआरटी में कुछ छूट ना जाए, या फिर एनसीईआरटी में सब कुछ ही अंडरलाइन कर लिया। आप एनसीईआरटी में कुछ ना छूट जाने के डर से आप सारा ही वाइट मतलब हाईलाइट कर देते हो। तो ये चीज़ नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ इसका मैं क्या करता था। जो चीज़ मैंने नोट्स में पढ़ी है, अगर मेरे नोट्स में वो क्लियर है और वही सेम चीज़ एनसीईआरटी में लिखी है, तो मैं उसे हाईलाइट ही नहीं करता था। भाई सिंपल सा फंडा है, मैं उसे हाईलाइट ही नहीं करूँगा, और ना ही मैं कोई इस पर स्टार मार्क करूँगा, ना मैं उस पर ध्यान दूंगा दोबारा। ठीक है, तो ये मेरा एक पॉइंट था। और जो नोट्स में नहीं है और एनसीईआरटी में है, तो उसको मैं क्या करता था, एनसीईआरटी के बगल एक बॉर्डर लाइन होती थी। आपके नोट्स में नहीं है तो आप उस बॉर्डर लाइन में लिख लो, क्योंकि फिर वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब वो मिस आउट हो सकता है, क्योंकि आपके नोट्स में भी नहीं है और आप एनसीईआरटी भी मतलब एकदम डेप्थ में हर बार पढ़ नहीं सकते। तो आप जो बगल बगल की मार्जिन्स होती हैं, अगर आप उसमें उन सभी चीज़ों को लिख लोगे, तो आपका हर बार बहुत अच्छे से रिविजन हो जाता था। अब बात करूँ मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बायोलॉजी की कैसे करी थी। तो यार देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं सही बताऊँ, मैंने एमटीजी फिंगर टिप से करने की कोशिश करी थी, बट मुझे इसमें कुछ कुछ आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन लगे हल्के फुल्के, क्योंकि शायद ये ओल्ड एनसीईआरटी पे बेस्ड था कुछ कुछ, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया और मैंने नहीं यूज़ किया। मेरा मेन जो बायोलॉजी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सोर्स था, वो था मेरा टेस्ट जो होते थे, और उसमें असर्शन रीजन बढ़िया क्वेश्चन आते थे, मैं उन्हीं से देख लेता था। बस तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हें स्टेटमेंट प्रैक्टिस करनी है, और असर्शन रीजन जितने भी वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हें प्रैक्टिस होने चाहिए, वो तुम्हारे टेस्ट से हो जाते थे। इसलिए मैंने बायोलॉजी के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस बुकलेट नहीं यूज़ किया, बस यही मेरा बायो हैक था और एनसीईआरटी। आप यही दो चीज़ यूज़ कर सकते हो। देखो यार, ये जो मैंने तुमको सारी चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ें तुम्हें तभी काम आने वाली है जब तुम ये 3 बेसिक रूल्स फॉलो कर रहे होगे। और हाँ, ये मत भूलना इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाने वाला हूँ जो आपको लिटरली में हेल्प करेगी। ऐसे मैं 10 मिनट का वीडियो बना के भागने नहीं वाला कि जल्दी से बन गया और भाग जाऊँ। नहीं भाई, तुमको लिटरल मीनिंग में सही चीज़ें बताने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो।